हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर के लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं हम। 10 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग देख रहे हैं ये वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो जो पहली बार ये देख रहे हैं या जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स बिगिन। आप एक बात और है, पूरा देखिए वीडियो, बीच में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मिस कर जाते हैं आप, फिर मुझे बाद में दूसरे वीडियो में फिर आके बोलना पड़ता है। ठीक है, लेट्स बिगिन। टार बाल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा कथन है? इनमें से सही कौन सा नहीं है? देखिए, टार बाल्स क्या है, अभी गोवा और महाराष्ट्र के जो समुद्र तट हैं वहाँ पे इन टार बाल्स की वजह से काफ़ी समस्या पैदा हो गई थी। ये गहरे काले रंग की बॉल्स होती है, गेंद, जिनका निर्माण समुद्री वातावरण में जो कच्चा तेल है उसके वेदरिंग की वजह से होता है, अपक्षय की वजह से होता है, जो समुद्री लहरों के जरिए जो चारकोल है, ये गेंदें तट पे आ जाती है। और आमतौर पर इनका जो आकार होता है वो सिक्के जितना होता है। कभी कभी इनका साइज़ है जो बास्केटबॉल जैसी बड़ी भी देखने को मिलती है। और ज़्यादातर वैसे ये हिमालयन रीजन में ग्लेशियर वगैरह है वहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में ये गोवा और महाराष्ट्र के समुद्र तटों पर काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी इनकी वजह से, इसलिए ये चर्चा में है क्वेश्चन। इसका आंसर यह है, गलत कौन सा है? डी गलत है कि ये केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। ये हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ ग्लेशियर वगैरह में भी ये पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेस वे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बन रहा है? एशिया का पहला एनिमल ओवरपास किस एक्सप्रेस वे पे बन रहा है हिंदुस्तान में? इसका जो आंसर होगा ये होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है, दुनिया का सबसे शानदार, और ये नंबर 1 एक्सप्रेस वे होगा। ये रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स के बीच जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ से गुजरेगा। तो एक तरीके से एडवेंचर, नेचुरल अट्रैक्शन इस हाईवे में सभी देखने को मिलेंगे। और इन जगहों पर ये एक्सप्रेस वे पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। सड़क परिवहन मंत्री ने अभी रिसेंटली कहा था कि ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनेंगे। एशिया का तो ये पहला होगा और पूरे वर्ल्ड में दूसरा होगा, ताकि जानवरों को जंगल में जो सड़क पार करने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि देखने को मिलता है कई बार पटरियों पे या फिर एक्सप्रेस वे पे एनिमल्स का प्रॉब्लम होती है उनका, और उनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हाल ही के दिनों में AUKUS समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, ये क्या है? देखिए, अभी रिसेंटली चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने एक एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, और उस एग्रीमेंट को नाम दिया है AUKUS। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और US। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, ये है इसका, ऐसा नाम ओरिजिनेट किया है। और इसका लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संपन्न देश बनाना। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की तकनीक दी जाएगी। देखिए, आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा हो या कहीं टीवी पे वगैरह देखा हो, तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन की उसमें जा रहे थे, उनका जो US विजिट था उसके लिए, उसी टाइम जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनकी कॉल आई थी। और वो कॉल इसीलिए आई थी कि फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने और ये ब्रिटेन ने, जिसमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया ने
एक बड़ा एमओयू साइन कर रखा था न्यूक्लियर सबमरीन के लिए, कि वो फ्रांस से परचेज करेगा न्यूक्लियर सबमरीन। लेकिन ये बनने के बाद से फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। तो अब फ्रांस देख रहा है कि वो इंडिया की तरफ देख रहा है कि वो इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर सके, नहीं तो उसको उनको फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस होगा। दैट्स वाई ही कॉल्ड द आवर प्राइम मिनिस्टर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक रक्षा करार। हाल ही में किस क्षेत्रीय संगठन ने अपना इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा स्थिरता में दुनिया के सभी प्रभावशाली देश और संगठन स्पेशल रुचि रखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, स्वतंत्र और मुक्त व्यापार हो यहाँ पे। और इसी कड़ी में हाल ही में अभी यूरोपियन संघ ने एक नया इंडो पैसिफिक प्लान लॉन्च किया है। और ये पहला अवसर है जब ईयू ने क्षेत्रीय संगठन के स्तर पर ऐसा किया है। नहीं, ईयू क्षेत्रीय संगठन के लेवल पे ऐसा नहीं करता है। और ये जितने भी ओशियन से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनका ओवरऑल टारगेट यही है कि जो साउथ चाइना सी में चाइना कर रहा है उसको रोकना है। क्योंकि इस एग्रीमेंट से भी यूरोपियन संघ ने कहा था कि वह चीन को पसंद न आने वाले देश ताइवान से एक व्यापार समझौता भी करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री मार्ग है उनको मुक्त करने के लिए भी अधिक जहाज़ों की तैनाती भी करेगा। हाल ही में कौन सा देश भारत को समुद्री सीमा के निर्धारण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में ले गया है? अभी किस किस देश के साथ समुद्री सीमा का डिस्प्यूट चल रहा था और वो यूनाइटेड नेशन में गया है? ये है बांग्लादेश। अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में सीमा विवाद पर संयुक्त राष्ट्र गया है बांग्लादेश और विवाद को सुलझाने की अपील की है। बांग्लादेश ने जो बंगाल की खाड़ी में भारत का जो सीमा आधार रेखा है उसके दावे का विरोध किया है। और ये एरिया कौन सा है? क्वेश्चन भी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेस पॉइंट 89 क्या है? ये बेस पॉइंट 89 है जो बांग्लादेश के दावे के अनुसार भारत का जो बेस पॉइंट 89 है बांग्लादेश की समुद्री सीमा के पास स्थित है, जबकि ये हम मानते हैं कि हमारा एरिया है। हाल ही के समय में सुबनसिरी नदी पर पनबिजली परियोजना का तीव्र विरोध किया गया है। ये किस राज्य की नदी है? सुबनसिरी रिवर कहाँ पे है? देखिए अभी रिसेंटली मोर देन 20 ऑर्गेनाइजेशंस ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर जो एक मेगा डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका विरोध किया है, उसके बाद ये सुर्खियों में आया है। तो इसका सही आंसर है ये आसाम में किया है इसका विरोध, लेकिन ये वन आसाम अरुणाचल में रहा है। और जहाँ पे ये डैम का ज़्यादातर भाग बन रहा है ये अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ये नदी अरुणाचल प्रदेश में है। समुद्री खीरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 के जीव में रखा गया है, ये सही है। IUCN और भारत द्वारा इसे एंडेंजर्ड घोषित किया गया है, ये भी सही है। दोनों ही सही है। आपको अब तक नहीं पढ़ा है तो IUCN क्या है, उसकी रेड डेटा लिस्ट क्या है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सब क्या है, एक बार आपको पढ़ना चाहिए। हाल राज्य के किस राज्य के दो उत्पादों हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? ये दोनों उत्पाद हैं मणिपुर के हैं, ये इनको मिला है अभी। और आपने सुना होगा मणिपुर में एक दिसंबर में
ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल भी मणिपुर में हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कौन सा सर्वे किया जाता है? एनएसएसओ कौन सा सर्वे करता है इनमें से? सामाजिक आर्थिक, उद्योगों का वार्षिक, कृषि सर्वेक्षण, ये सभी एनएसएसओ करता है। डी इसका सही आंसर होगा। और एनएसएसओ इसकी स्थापना कब हुई है? एनएसएसओ की स्थापना हुई है 15 अक्टूबर 1999 को। एसबीआई गिल्ड्स लिमिटेड प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है? एसबीआई जो गिल्ड्स है ये सरकारी जो सुरक्षाएं हैं, सरकारी सुरक्षाओं से संबंधित कंपनी है। ये सरकारी सुरक्षाओं से संबंधित कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई गिल्ड्स लिमिटेड की? इसकी स्थापना हुई है 7 मार्च 1996 को। इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया है? संवाद कौमुदी का प्रकाशन ये एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी और इसे राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। इस पत्रिका की स्थापना 1819 में की गई थी और बाद में 1836 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया था। इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। सही मैचिंग करवानी है इनमें से। सही मैचिंग सही कौन सा है वो देखना है। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य ये सही है। अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य ये भी सही है। नवरत्न नवरत्न चंद्रगुप्त प्रथम ये सही नहीं है। दाहशाला अकबर का प्रशासन ये भी सही नहीं है। देखिए ये जो नवरत्न है ये जो उज्जैन के सम्राट थे विक्रमादित्य उनके दरबार में नवरत्न थे। फिर उसके बाद अकबर और राजा कृष्णचंद्र के दरबार में भी नवरत्न थे। चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में ये नहीं थे। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल में पिपली नामक स्थान है। पिपली एक्चुअली पश्चिम में जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक गांव है। 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में उसमें गांव है। यहाँ पहली डच फैक्ट्री बनी थी। निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। दादा भाई नारोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई? ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी ने पुस्तक लिखी थी और ये प्रकाशित हुई थी 1901 में। इसमें भारतीय जो आर्थिक इतिहास है उसका विवरण किया गया है। किस मुगल सम्राट के कार्यकाल के अंत में मुगल साम्राज्य को जागीरदारी की समस्या का सामना करना पड़ा था? इसका आंसर है औरंगजेब। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, ये कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था जब उन्होंने दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है उस टाइम कहा था। ये नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च।
इसकी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से हुई थी। इसके पश्चात जो दांडी नामक स्थान है वहाँ पे नमक बनाकर गांधी जी ने अंग्रेज़ों का जो नमक कानून था उसका विरोध किया था। इस यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत लेबर यूनियन था। ये भारत का पहला पंजीकृत यूनियन था। इसकी स्थापना वी.पी. वाडिया ने की थी और वी.पी. वाडिया ने जो वी. कल्याण सुंदरम है उनके साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये पहला यूनियन था रजिस्टर्ड। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ये शुरू हुआ था 20 मार्च 1927 को और ये महाराष्ट्र का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है ये महाद, महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में भी नहीं है, तीनों में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? जो सब्जेक्ट इन तीनों में नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। बारदोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ था? इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन कुछ रिपीट कर देते हैं ताकि आपका चेक हो जाए कि प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, पिछले टेस्ट में पढ़ा था उसका रिवीजन हो जाए। PRI ये सॉफ्ट किससे संबंधित है? ये PRI सॉफ्ट पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर है। NIC द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है जो पंचायतों के लेखा को व्यवस्था और उसे सुगम बनाने का काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इस बात को सही ठहराता है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनको स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण बनाया गया था? ये इसका आंसर होगा नीति निर्देशक जो सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है जो राज्यों के पास नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक लिखित पूरक स्पष्टीकरण या संलग्न दस्तावेज है? ये भारतीय संविधान का लिखित पूरक स्पष्टीकरण और संलग्न दस्तावेज अनुसूची है। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत तर्क संगतता का परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है? ये आर्टिकल 14 में है। निम्नलिखित में कौन से भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें केवल एक ही आर्टिकल है? ये है संविधान का भाग 20। इसमें एक ही आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 368 और ये 368 किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए 10 अक्टूबर से आपके जो कुछ डिफ़िकल्ट एरियाज हैं जिनमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ICT हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, करंट अफेयर हुआ, एजुकेशन रिसर्च वगैरह, एप्टीट्यूड, ये इनसे रिलेटेड सेपरेट टेस्ट करवाए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ताकि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए और आप अच्छा सा स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसने राष्ट्रपति को भारत के संविधान के आधिकारिक हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया है? संविधान का हिंदी अनुवाद राष्ट्रपति को अधिकृत किया है, ये किस संविधान संशोधन में किया है? ये 58वां संविधान संशोधन है, इसमें किया है। गारो, खासी और गारो किस प्रदेश के अधिकतर भाग में बोली जाती है? आपने सुना होगा गारो, खासी, जैंतिया, ये हिल्स भी हैं, ये मेघालय में है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है, विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। कौन सा सही है? देखिए दोनों ही सही नहीं है। राज्यसभा और विधान परिषद ये स्थायी सदन है, इनका विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एकमात्र गलत कौन सा है? गलत कौन सा है चारों में से वो छांटना है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 मार्शल लॉ से संबंधित है। भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी पूर्ववर्ती यूएसएसआर संविधान से लिया गया है। संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये सही नहीं है। अंतिम सत्र जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कॉलेज के छात्र नामांकन की वैधता का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जो अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की चाहत रखती है? इसका आंसर होगा, ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका नाम मतदाता सूची में आता हो। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? एक कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंड किया था आईएएस और आईपीएस नहीं होने चाहिए। ये बना था 1970 में। राजमन्नार आयोग बना था, उसने ये सिफारिश की थी। और राजमन्नार आयोग किस लिए बनाया था? राजमन्नार आयोग बनाया था रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राज्य और केंद्रों के बीच में संबंध पर बनाई थी ये कमेटी। उन्नीस सौ 56 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? बलवंत राय मेहता आयोग का उद्देश्य था जो सामुदायिक विकास परियोजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन में बेहतर क्षमता के उपायों का सुझाव देना। ये बलवंत राय मेहता आयोग का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्न में से किस लिए है? देखिए ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी थोड़े टाइम पहले अनाउंस किया था, ये 15 सूत्री कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए एक 15 सूत्री कार्यक्रम है। इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप है, और जो अल्पसंख्यक है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए इसमें ये कार्यक्रम है 15 सूत्री। आपको इसके बारे में जाके और डिटेल में पढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, इनके लिए
देखिए, अगर राष्ट्रपति ऐसा सोचते हैं, ऐसा आवश्यक सोचते हैं, तो आर्टिकल 124(2) में ऐसा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्ति करने के लिए राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से भी परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्याय अधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। स्टॉकहोम समझौते का संबंध किससे है? स्टॉकहोम समझौता है, ये एक स्थायी समझौता है जिसका उद्देश्य कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है? इन दोनों के द्वारा जो अभी स्थापित किया गया है, ये एक इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज पैनल है वो स्थापित किया गया है। इन दोनों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल स्थापित किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसकी स्थापना हुई 23 दिसंबर 2005 को। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपके प्रैक्टिस के लिए रिपीट किया है क्वेश्चन। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान आपने पुराने टेस्ट किए हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज ये विशाखापट्टनम में है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रशासन और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने के मिला था। यह अधिनियम 1919 से और 1929 तक कार्यशील रहा था और यह अधिनियम जो 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919। मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की थी? इनमें से कौन से संगठन है जो मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी? देखिए, चाहे तो इस क्वेश्चन के हम 4 ऑप्शन भी बना सकते थे, 4 क्वेश्चन भी बना सकते थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन क्या एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संगठन किसने स्थापना की, प्रजा हिंदू समाज की स्थापना किसने की, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको ये देखना होगा। देखिए, जो मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है और हिंदू महासभा की स्थापना की है मदन मोहन मालवीय ने। हिंदू महासभा की स्थापना 1914 में अमृतसर में की गई थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में की गई थी। इसमें दोनों में मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। सो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे, वे किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? 1857 में कुंवर सिंह जगदीशपुर घराने के राजसी क्षत्रिय थे
उन्होंने 1857 में जगदीशपुर से आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो अभी बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आपके सिलेबस में से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रीजुडिस होना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। पेपर उठा के देखोगे, कोई भी पेपर सेम नहीं है, सिलेबस सेम है। 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया था? 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसमें दादा भाई नारोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जो ये दूसरा अधिवेशन हुआ था, इसमें इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में किया गया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। मैं ये साथ में ये इसलिए बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको पता रहना चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ताकि आप डायरेक्ट अदरवाइज एलिमिनेट करके भी कर सकें। नहीं तो बाकी की तरह डायरेक्ट टिक करके भी बता सकते हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, ये भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है, ये कथन किसका था? ये एक आयरिश स्कॉटिश सोशल वर्कर थी, लेखिका थी, टीचर थी और ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। ये थी सिस्टर निवेदिता। इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। ये स्कॉटिश आयरिश स्कॉटिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और अध्यापक थी और वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। इन्होंने कहा था ऐसा। बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? बाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक है और भारत पाकिस्तान सीमा है ये। इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। देखिए, डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, सर क्रिक लाइन, इनके बारे में और जाके आपको पढ़ना है। डूरन अफगानिस्तान के साथ है, मैकमोहन चाइना के साथ है, सर क्रिक ये कच्छ गुजरात। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जबकि नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। और वर्गीस कुरियन है, ये वाइट रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। इनको सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है भारत में। कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई थी? ये दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। और पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 टू 56। जीएसटी परिषद के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद यह एक संवैधानिक संकाय है। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है। क्वेश्चन में असत्य पूछा है, गलत कौन सा है। तो जीएसटी परिषद ये एक संवैधानिक निकाय है, ये तो सही है। परिषद की बैठक में केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के वोट का मान एक समान होता है, ऐसा नहीं होता है। तो बी गलत है, ये बी इसका सही आंसर होगा। जीएसटी एक संवैधानिक निकाय है। अभी जीएसटी की कौन सी बैठक हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। 45 या 46 बैठक हुई है। ये केंद्र और राज्य सरकार के मुद्दों से संबंधित जो बैठक होती है, इसमें
जीएसटी परिषद का परिधान किस में है? 101 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 279 ए फर्स्ट में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। ये सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, इनमें भी लागू है। इसमें जो वित्त मंत्री है, उसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी परिषद का? जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके अध्यक्षता करते हैं। और इसमें प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान का 75% बहुमत से यानी 3/4 बहुमत के बाद ही लिया जाता है, इसमें जो प्रेजेंट रहते हैं उन लोगों के द्वारा। और भारी बहुमत के तहत केंद्र सरकार का मान 1/3 वोट माना जाता है, जबकि सभी राज्यों का मिलाकर 2/3 माना जाता है। आपको थोड़ा इसके बारे में और डिटेल से पढ़ लेना, बाकी इतना काफ़ी है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करेगा? देखिए, जो मटर है वो मिट्टी में नाइट्रोजन को समृद्ध करता है। सी इसका सही आंसर होगा। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? इस ओजोन परत की ये मापी जाती है डाब्सन इकाई में। ओजोन परत की खोज किसने की थी? ओजोन परत की खोज 1913 में की थी। एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, चार्ल्स फवरे और हेनरी विस्सॉन। इन्होंने जो अध्ययन किया उनके गुणों के अध्ययन को ही GMB डॉब्सन ने किया था, इसलिए इसको डॉब्सन इकाई बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले में खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहा जाता है? देखिए, ये इसका कोई इलाज नहीं है। पहली बात तो जो ये डिजीज़ है इसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी है क्लोम गोलाणु गणता, ये डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं। ये कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम उम्र में हो जाती है, इससे उम्र भी कम हो जाती है। ये देखना है कि ये किस देश में है। अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता है इसका जो कार्यालय है ये इटली में है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है इसका फिलीपींस में है, और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र ये मैक्सिको में है। इटली में है, फिलीपींस में है और मैक्सिको में है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? ये जो स्थलाकृति मानचित्र जो भारत के बनाता है ये भारत का सर्वेक्षण है, ये बनाता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, उसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है? बिहार के सासाराम से रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक ये MP, गुजरात, छत्तीसगढ़, UP एंड देन बिहार, ये इससे होकर गुजरती है। ये है विंध्यन श्रेणी। छत्तीसगढ़, गुजरात, ये उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरती है, और फिर राजस्थान से MP, गुजरात, इस तरीके से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? एरिया वाइज इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है? देखिए, जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार, दक्षिणी भारत का अधिकतर हिस्सा आता है इसमें भारत के जो 8 स्टेट हैं वो इसमें कवर होते हैं। यह पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में है। सतपुड़ा और जो विंध्याचल पर्वत रेंज है
इसे गंगा के मैदान से अलग करती है। तो आपको ये थोड़ा और पढ़ लेना है डिटेल में। निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की मवेशी संख्या का 1/3 हिस्सा रहता है? इनमें से कौन से स्टेट्स है जहाँ 1/3 मवेशियों की जनसंख्या है? ये है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। यहाँ टोटल जितना है उसका 1/3 इन 3 स्टेट्स में ही रहता है मवेशी जनसंख्या। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय जो केमिकल प्रयोगशाला है वो पुणे में है और इसकी स्थापना कब हुई है? 1950 में। ये जो CSIR है उसके अंतर्गत आती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्न में से किसका माप है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग है जो जल में जो विद्यमान दूषित जैविक पदार्थ हैं उनको मापने के लिए किया जाता है। पानी में जो दूषित पदार्थ हैं उनको मापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका प्रयोग किया जाता है। घग्गर नदी किस राज्य की एकमात्र मौसमी और मुख्य नदी है? ये तिब्बत में जो मापचांग चुंगो ग्लेशियर है उससे निकलती है घग्गर नदी। इसका आंसर हरियाणा होगा। निम्न में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? कौन सी नस्ल है जो सबसे पुरानी नस्ल है? ये है नेग्रितो नस्ल। ये अंडमान निकोबार में रहती है लेकिन अब ये नस्ल लगभग विलुप्त हो चुकी है। मानव प्रजाति की नस्लों की बात हो रही है। जब निर्देश की सामान्य स्थिति को शिक्षा परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? जन निर्देश की जो सामान्य समिति है उसको 1841 में प्रतिस्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था। 1835 में एक्चुअली इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पारित किया गया था और ये प्रतिस्थापित हुई थी 1841 में। 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच किया गया था? जो हैदराबाद है ये 1956 में इसका किया था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? देखिए ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी 1953 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष बनी थी ये। सी इसका सही जवाब होगा। आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।